हाँ जी, स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी में। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन है वो इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ रहे थे राजस्थान का। उसमें अपन का है वो जो तीसरा चैप्टर है वो चल रहा है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जिसके बारे में अपन ने वो एक क्लास ले ली है। ग्रामीण विकास के बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली है। जैसे ग्रामीण विकास के बारे में जो संबंधित जो संस्था है, राजीविका है, मनरेगा है, ग्रामीण इस लोगों की स्थिति और आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो जो संस्थाएं काम करती है उसको अपन ने देख लिया। आज की क्लास में अपन देखेंगे जो पंचायती राज संबंध से जो जो योजना है और पंचायती राज्यों का राज्य संस्थान को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब इसकी स्थापना की गई और इसका जो अनुदान है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है वो विभिन्न वित्त आयोग के माध्यम से वो कितना कितना देती है। तो अपने आर्थिक समीक्षा का ये जो तीसरा चैप्टर है इसके बारे में आज दूसरी क्लास है वो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, पंचायती राज के बारे में। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने मित्रों के साथ क्लास को भी शेयर जरूर करें ताकि उनके भी काम में आए। यदि आपके आसपास आपके भाई बहन और कोई भी मित्र है वो आरएस की तैयारी कर रहा है तो उस तक वो क्लास जरूर पहुंचाए ताकि उस तक उनको भी हुई इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे पंचायती राज। जो थोड़ा कल वाला रह गया था उसको देखते हैं। पहले बायोफ्यूल नीति, बायोफ्यूल के बारे में, यानी कि जैव ईंधन, बायोफ्यूल। अपने है वो बायोफ्यूल यानी कि जो ईंधन होता है डीजल, उसके साथ सम्मिश्रण के लिए बायोफ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। और बायोफ्यूल है वो जैसे कि जो गैर खाद्य तेलीय फसलें होती जैसे नीम, करंज, इनको है वो बढ़ावा दिया जाता है। इससे वो ये बायोफ्यूल तैयार किया जाता है इन पौधों से। तो अपन बात करें राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में सबसे पहले है बायोफ्यूल नीति कब आई, बायोफ्यूल नियम कब तैयार किए गए, बायोफ्यूल प्राधिकरण कब बनाया गया और है वो बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का गठन कब किया गया, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले देखें तो बायोफ्यूल है वो नीति कब आई। बायोफ्यूल नीति है वो 2005 में आई। बायोफ्यूल नीति कब आई? 2005 में। उसके बाद में देखें तो जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2005 में 2000 बायोफ्यूल प्राधिकरण कब बनाया गया? बायोफ्यूल प्राधिकरण अथॉराइज 2007 में वो बायोफ्यूल प्राधिकरण बनाया गया। फिर अपन देखें कि जो बायोफ्यूल है वो इनके बायोफ्यूल नीति से संबंधित जो नियम है वो कब बनाया गया। तो राजस्थान की बात करें तो बायोफ्यूल नीति है वो बायोफ्यूल नियम वो कब बनाया गया? बायोफ्यूल नियम 2019 में बनाई गई। और ये राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने वो बायोफ्यूल नियम बनाए हैं। और इसी के साथ अपन बात करें कि बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, जैसे कि आरएस प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि है वो ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस बार ये भी पूछा जा सकता है कि है वो बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है। तो बायोफ्यूल डे है वो कब मनाया जाता है? बायोफ्यूल डे है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को है वो बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो जैसे कि करंज और नीम, ये जो गैर खाद्य तेलीय फसलें होती है इसके सहायता से वो बायोफ्यूल डीजल तैयार किया जाता है। और ये डीजल के साथ सम्मिश्रण किया जाता है, इसलिए वो ताकि जो डीजल पर निर्भरता है उसको कम किया जा सके। तो ये था बायोफ्यूल के बारे में, बायोफ्यूल नीति के बारे में देखा। बायोफ्यूल प्राधिकरण 2007 में बना। और अब इसी के साथ अपन बात करें कि जो ये बायोफ्यूल है ये है वो अपने राजस्थान में जो राजस्थान है वो बायोफ्यूल नियम बनाने वाला कौन सा राज्य है? पहला राज्य। इसका वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, 2019 में बायोफ्यूल नियम बनाया राजस्थान में। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है भारत का। और इसी के साथ अपन बात करें कि जो रतनजोत है जो गैर खाद्य तेलीय फसलें हैं जैसे कि करंज, नीम, इसके माध्यम से बायोफ्यूल तैयार किया जाता है। रतन जोत हो गया, करंज, महुआ, ये है वो फसलें इस के साथ से वो तैयार किया जाता है। ये नीति 2006 में आई थी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, नीति 2006 में आई थी। और बायोफ्यूल मिशन वो कब स्टार्ट हुआ था? मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था। मिशन 2005 में, जबकि नीति 2006 में। और बायोफ्यूल मिशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। फिर बायोफ्यूल प्राधिकरण 2007 और नियम 2019। और बायोफ्यूल डे को मनाया जाता है तो 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। तो ये है वो बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं अपनी आर्थिक समीक्षा के अनुसार वो अपन ने वो देख ली।
अब इसी के साथ अपन देखें कि वो बंजर भूमि एवं चारा का विकास बोर्ड है वो कब गठित किया गया। बंजर भूमि एवं चारा का विकास बोर्ड, यहाँ पर लिख लेता हूँ, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड, चारागाह विकास बोर्ड की वो स्थापना कब की गई। ने राजस्थान में बात करें तो बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की वो स्थापना है वो 22 दिसंबर 2016 होगी। लेकिन इसका वो पुनर्गठन कब हुआ, तो पुनर्गठन ध्यान रखना 11 फरवरी 2022 को इसका वो पुनर्गठन हुआ। किसका, बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड। अब इसका पुनर्गठन हुआ कब हुआ, 11 फरवरी, ये ध्यान रखना 11 फरवरी 2022 को बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का इसका गठन तो पहले हो गया था 22 दिसंबर 2016 को। पहले ये चारागाह विकास ये इसमें साथ में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में वो 11 फरवरी 2022 को इसका पुनर्गठन किया और बंजर भूमि के साथ वो चारागाह विकास बोर्ड है और चारागाह को भी है वो साथ में जोड़ा गया। यानी कि बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 दिसंबर 2016 और इसकी है वो इसका पुनर्गठन कब हुआ बात करें तो 11 फरवरी 2022 को वो बंजर भूमि, राजस्थान में बंजर भूमि और चारागाह विकास के लिए बोर्ड है उसके वो उसका पुनर्गठन हुआ था 11 फरवरी 2022 को। तो ये डेट इंपोर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब अपन आप शुरुआत करते हैं अपन पंचायती राज टॉपिक है। पंचायती राज के बारे में अपन देखते हैं कि पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनके वो क्या कार्य होती है, इनको कितना अनुदान मिलता है, इसके बारे में अपन है वो देखते हैं। तो पंचायती राज के बारे में देखें तो पंचायती राज के वो 3 स्तर होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और एक होता है जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। इनकी शुरुआत कब हुई, अपन बात करें इनकी शुरुआत की तो भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई। राजस्थान के कौन सा जिला, राजस्थान का नागौर जिले के बगदरी गांव से। दिनांक 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो पंचायती राज जो व्यवस्था इसकी है वो शुरुआत की। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो 2 अक्टूबर 1959 को हो गई थी, लेकिन तब है वो इनको वो पर्याप्त शक्तियां और अधिकार नहीं दिए गए थे। तो एक पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ऐतिहासिक डे है जिसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी, याद रखनी जरूरी है, और वो है ऐतिहासिक दिनांक 24 अप्रैल 1993, जिस दिन है वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और है वो इनको पर्याप्त शक्तियां और अधिकार दिए गए। फिर है वो ये स्वायत्त रूप से वो ताकि स्वायत्तता से वो कार्य कर सके। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की अपन बात करें, शुरुआत कब हुई, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कब, 2 अक्टूबर 1959। कौन सा जिला, राजस्थान का नागौर जिला और बगदरी गांव, नागौर जिला बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके संबंध में जो ऐतिहासिक देश यानी कि इनको वो संविधान में दर्जा कब दिया गया, पर्याप्त शक्तियां और अधिकार कब दिए गए, उसकी बात करें तो पंचायती राज जो संस्था है इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया इनको। जो इम्पोर्टेंट दिनांक है उस दिन अपन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, तो वो इसी जो दर्जा दिया गया इसीलिए वो इसी दिनांक को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को है वो इनको है वो पंचायती राज जो संस्था होती है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी दिन है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी दिन है वो पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी 24 अप्रैल को ही दिए जाते हैं। और फिर वो अपन बात करें तो है वो जो आर्टिकल हमारे जो संविधान का आर्टिकल 40 वो भी ग्राम पंचायत के संवर्धन और विकास की बात करता है। तो जो डीपीएसपी का जो पर्पस है आर्टिकल 40 का वो भी है वो स्थापना के बाद वो फुलफिल हो रहा है। और इसी के साथ है वो जो ग्राम पंचायत को अधिकार आने की पावर शक्तियां वो कौन से आर्टिकल के माध्यम से दी गई, तो जो पंचायती राज को तो इनको वो शक्तियां वो आर्टिकल 243 जी में वो पंचायती राज की क्या है शक्तियां के बारे में वर्णन है। पंचायती राज को शक्तियां किस आर्टिकल में है, शक्तियां के बारे में जो प्रोविजन है वो 243 जी
यानी कि इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये कोई ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसको है वो अपन सामंत जी नाम के पीछे जी कहकर पुकारते हैं। तो इसी प्रकार जो पंचायती राज की जो शक्तियां हैं वो 243 आर्टिकल 243 जी में है, पंचायती राज की शक्तियां। अब अपन बात करें इनके स्तर कितने होते हैं, तो पंचायती राज के वो 3 स्तर होते हैं। एक ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 स्तर होते हैं पंचायती राज संस्था, जो कि गवर्नेंस की है वो थर्ड स्टेज होती है पंचायती राज संस्था है। तो इस आपने बात की इसके माध्यम से वो शक्तियां 243 में इसको प्राप्त शक्तियां देगी ताकि ये वो स्वायत्त रूप से वो कार्य कर सके, और जो भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना ग्रामीण स्तर पर होती है वो है वो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी उनसे ही वो क्रियान्वित वो की जाती है, संचालित की जाती है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो गया, ग्राम स्वराज अभियान हो गया, ये वो इसी पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही अपने है वो क्रियान्वित की जाती है। ग्राम स्तर पंचायत समिति और जिला परिषद पर वो क्रियान्वित की जाती है। अब अपन बात करें कि जो पंचायती राज संस्था है इनको है वो अनुदान है वो किस अनुदान का जो पैटर्न क्या है, इनको वित्त कहाँ से मिलता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। कौन अपन जो बात करें वित्त आयोग, जो केंद्र सरकार का जो वर्तमान में जो लागू वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है, और अपने राजस्थान का जो 6वां वित्त आयोग है वो वर्तमान में कार्यरत है। तो ये वित्त आयोग है वो सिफारिश करता है, जैसे कि केंद्र सरकार का जो वित्त आयोग है जो 15वां वित्त आयोग वो सिफारिश करता है कि केंद्रीय करों में है वो राज्यों की कितनी हिस्सेदारी होगी, राज्यों को कितना अनुदान मिलेगा। तो ये वो सिफारिश जो रिकमेंडेशन है वो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, केंद्रीय वित्त आयोग वो करता है, जिसका वो उल्लेख है वो आर्टिकल 280 में है केंद्रीय वित्त आयोग का जो वित्त आयोग है उसका। फिर वो अपन बात करें जो वित्त आयोग अब राज्यों को मिल गया अनुदान, अब है वो फिर वो राज्य जो वित्त आयोग होता है जो 6वां वित्त आयोग वो भी कार्यरत है। जो 6वां वित्त आयोग वो रिकमेंडेशन करता है कि जो आगे जो पंचायती राज संस्था होती है उनको वो कितना अनुदान दिया जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कि ये वो जो अनुदान देने का रिकमेंडेशन कौन करता है, तो वित्त आयोग के माध्यम से वो किया जाता है। जैसे कि बात करें केंद्र की, केंद्र पे कौन सा वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, 15वां फाइनेंस कमीशन, अभी तो 16 बन गया है, लेकिन 15वां फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है उसके अनुसार है वो राज्य को कितना अनुदान मिलता है, या केंद्रीय करों में योग्य राज्य की कितना हिस्सेदारी होती है, तो वो है 41%, 41 प्लस 1% है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। फिर है वो ये किसके 15वां फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर है वो 41% प्लस 1% है वो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होती है। अब राज्य है वो आगे पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था है वो पंचायती राज संस्था है, उनको है वो कितना है वो जो अनुदान देगी कितने प्रतिशत देगी, तो वो है वो कौन, तो राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग आगे काम राज्य वित्त आयोग का जो 6वां फाइनेंस कमीशन है अपना राज्य वित्त आयोग, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। 6वां वित्त आयोग राजस्थान का जो वित्त आयोग है, तो ये रिकमेंडेशन देता है कि वो राज्य कितने प्रतिशत है वो अनुदान है वो जो पंचायती राज संस्था होगी उनको देगा। तो ये वो इसके अनुसार है वो वर्तमान में 6.75% अनुदान है वो पंचायती राज संस्था को दिया जाएगा। फिर इसमें भी है वो एक तो नगरीय निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडी होती है, और एक है वो पंचायती राज संस्था होती है। दो होते हैं जो जैसे कि नगरीय निकाय होते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, और पंचायत स्तर पर होते हैं जो पंचायत राज संस्था होती है जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसमें भी है वो 6.75% जो वित्त मिलता है अनुदान मिलता है, उसको यदि 100 मान ले तो फिर है वो आगे इन दोनों में कितना बढ़ता है। जैसे कि बात करें पंचायती राज संस्था और ये होगी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट, और ये वो अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगरीय निकाय, और है वो पंचायत राज संस्था। तो इसमें है वो ये भी तय ये रिकमेंडेशन, इसी रिकमेंडेशन के अनुसार यदि इसको है वो 100 मान लिया जाए तो है वो 75%, कितना 75% है वो 75.10% है वो पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। और जो कितना रहा जितना रहा 24 है वो 24.90% है वो किसको मिलता है, तो वो अर्बन लोकल बॉडी यानी कि जो नगर निकाय, नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद होते हैं उनको वो 24.90% दिया जाता है। और इसका और 7 यानी कि 75.10% है वो पंचायती राज संस्थाओं को है वो
दिया जाता है। अब बात करें पंचायती राज संस्था में भी और भी आगे इसमें वो डिवाइडेशन होता है, जैसे कि ग्राम पंचायत, एक तो होगी ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक होती है जिला परिषद। जिला परिषद, ये तीनों तो इसमें वो किन किन इसमें जो वित्त पैटर्न होता है, वित्त अनुदान जो दिया जाता है, इसका पैटर्न क्या होता है। तो इसका जो पैटर्न होगा, अब इसको है वो 100 मान ले तो फिर वो ग्राम पंचायत में कितना मिलेगा, इसमें है वो 75 मिलेगा। फिर पंचायत समिति को कितना 75%, इसको है वो 20%, और जो जिला परिषद होती है उसको वो कितना मिलता है, जो कितना 5 ही पीछे हो तो 5% है जिला परिषद को मिलता है 20%। अब इसका वो इसकी बात करें, ये इसको 100 मान लिया जाए तो उसका 75% है वो जो पंचायत राज संस्था है उसका सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, उसको 75% मिलता है। पंचायत समिति को 20% अनुदान मिलता है, और है वो जिला परिषद को 5% अनुदान है वो मिलता है। तो ये अपने बात की जो केंद्र राज्य और राज्य को पंचायत राज्यों को जो वित्त पैटर्न है उसके बारे में अपन ने है वो बात की। अब अपन बात कर लेते हैं जो वित्त आयोग है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग अपने वो कार्य कर रहा है वित्त आयोग, तो छठा फाइनेंस कमीशन है वो अपने है वो वर्तमान में वो कार्यरत है। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो वर्तमान में वो लागू हो रही है, क्रियान्वयन हो रही है। तो अब वो छठे राजस्थान में जो वित्त आयोग उसकी बात कर लेते हैं। वित्त आयोग कौन सा है, छठा वित्त आयोग है। और वित्त आयोग की जो मैंने पहले भी बता दिया, वित्त आयोग है वो भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में 280 में है वो, आर्टिकल 280 में है वो वित्त आयोग है। वित्त आयोग है वो आर्टिकल 280 में है। तो अपन बात करते हैं जो राजस्थान का जो वित्त आयोग है उसकी है वो कंपोनेंट या संरचना के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, छठे वित्त आयोग के। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह है, और इसके जो 2 सदस्य है वो एक अशोक लाहोटी और एक लक्ष्मण सिंह रावत, 2 सदस्य और एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है, यानी कि चेयरपर्सन बात करें तो इसके चेयरपर्सन है वो छठे वित्त आयोग के है वो प्रद्युमन सिंह, और इसके जो सदस्य है यानी कि मेंबर की बात करें तो है वो अशोक लाहोटी, और जो दूसरे सदस्य है वो है अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह रावत। ये 2 सदस्य हैं। ये वित्त आयोग भी रिकमेंडेशन करता है कि पंचायती राज संस्थाओं को कितना अनुदान मिलेगा। तो वर्तमान में छठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है। और बात करें कि जो शुरुआत में वित्त आयोग की जो इतिहास है उसके बारे में देखें तो सबसे पहले जो वित्त आयोग उसके वो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो क्रम से है वो जमाई क्रम दे देते हैं कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, पहले वित्त आयोग, दूसरे वित्त आयोग, तीसरे वित्त आयोग, ये छठा वित्त आयोग है। तो इनमें से कोई 4 क्रम पूछ लेते हैं कि भाई पहले वित्त आयोग के है वो वित्त आयोग को है वो सही कालक्रम अनुसार जमाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो पहला वित्त आयोग था उनके अध्यक्ष कौन है, दूसरे के कौन है, तीसरे के कौन है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह है। अपन बात करें कि जो प्रथम वित्त आयोग है, फर्स्ट वित्त आयोग, उसके वो अध्यक्ष कौन थे। तो फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल। कृष्ण कुमार गोयल है वो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे। बात करें सेकंड जो वित्त आयोग उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो सेकंड वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे सेकंड जो वित्त आयोग उसके अध्यक्ष थे वो हीरालाल देवपुरा है वो सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फिर अपन बात करें जो थर्ड वित्त आयोग था, तीसरा वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरा वित्त आयोग अपन राजस्थान में उसके अध्यक्ष थे 3 से 3 अक्षर का नाम याद रखते थे, मणिक चंद्र सुराण, ये वो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बात करें चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीडी कल्ला साहब थे चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थी ज्योति किरण। और छठे की बात करें तो है वो प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युम्न सिंह। तो ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है इनका भी नाम ध्यान रखें, और क्रम वाइज इसको है वो याद रखना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले, दूसरे, तीसरे, इस प्रकार है वो क्रम वाइज है वो ध्यान रखना है। अब अपन बात करें कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार की योजना होती है और जो ग्राम पंचायत स्तर पर है वो जिसका क्रियान्वयन है वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। जो ग्राम पंचायत और पंचायती राज संस्था होती है इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। तो वो योजना के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि पहली योजना है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत
मिशन। इस योजना की शुरुआत कब हुई बात करें तो ये स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हो गई थी। और जो मंत्रालय कौन सा है तो इसका मंत्रालय वो जल संसाधन मंत्रालय है। और बात करें अपने राजस्थान को ओडीएफ घोषित कब किया गया तो अब 31 मार्च 2018 को राजस्थान को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया, यानी कि ओडीएफ घोषित कर दिया गया था 31 मार्च 2018 को। अब जो है वो इसका दूसरा चरण भी लागू हो गया है, जिसके माध्यम से जिसका उद्देश्य क्या है ओडीएफ प्लस बनाना और है वो जो ठोस और तरल कचरा प्रबंधन उसको है वो बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो अपन बात करें स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण तो ये भी है वो ग्राम पंचायत पर है वो यही संस्था है जो अपने बात की ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाता है। तो है वो इसकी शुरुआत कब हुई तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई। बात करें अपने राजस्थान को जिसका ये जो इसका वर्तमान जो दूसरा फेज है ये पहले फेज की बात करें और 31 मार्च 2018 को राजस्थान को ओडीएफ घोषित किया गया। कब घोषित किया गया 31 मार्च 2018 को है वो इसको राजस्थान को ओडीएफ घोषित किया गया। और इसका जो मंत्रालय है, मंत्रालय कौन सा है, किस मंत्रालय की ये योजना है, मंत्रालय की बात करें तो है वो जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य क्या है इस योजना के उद्देश्य जो इसका जो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज तो ये पूरा हो गया, अभी जो सेकंड फेज है उसका है वो जो उद्देश्य है वो क्या अपन बात करें तो इसका है वो ओडीएफ तो हो गया ओडीएफ प्लस बनाना और इसी के साथ है वो ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, तो ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन ये वो इनका है वो उद्देश्य। इसके 2 फेज है, पहला फेज 2 अक्टूबर 2014 को ही लागू हो गया था और इसका जो मंत्रालय है वो जल संसाधन मंत्रालय है। और अपना राजस्थान को 31 मार्च 2018 को ओडीएफ पर घोषित किया गया। और जिसका तीसरा सेकंड फेज है इसका जो उद्देश्य है वो ओडीएफ प्लस बनाना और है वो ठोस एवं तरल कचरा का प्रबंधन करना, ताकि वो ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य जो स्वच्छता को है वो बढ़ाया जा सके। और अभी इसी प्रकार वो एक दूसरी योजना है जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर हो यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा क्रियान्वयन की जा रही है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे कि श्री अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण, कौन सी योजना है, श्री अन्नपूर्णा योजना। ये वो योजना है जिसका पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना, वो सेम योजना है, अब इसका नाम कर दिया श्री अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण, श्री अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण। वही अपना वो अध्याय का नाम भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज है, तो उससे संबंधित ये योजना सभी है श्री अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण। इसके माध्यम से है वो पोषण को है वो बढ़ावा दिया जाता है, शुद्ध पोषण स्वस्थ आहार को है वो अपने राज्य में बढ़ा दिया जाता है ग्रामीण स्तर पर। इसका जो पहले नाम था वो है वो इंदिरा रसोई योजना, पहला नाम था इंदिरा रसोई योजना, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है श्री अन्नपूर्णा योजना। इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर है वो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 982 रसोई आर्थिक समीक्षा के अनुसार 982 रसोइयों के माध्यम से प्रत्येक दिन सुबह और शाम है वो एक गांव में है वो 100 थाली सुबह भोजन उपलब्ध करवाया जाता है और 100 थाली शाम को। कितनी टोटल रसोइयां हैं, 982 रसोइयां हैं। उसके माध्यम से प्रत्येक दिन ग्राम स्तर पर है वो 100 थाली सुबह खाना बनता है और 100 थाली की लिमिट है वो शाम को बनता है। और इसमें है वो भोजन कितना तो 600 ग्राम पर पर्सन के हिसाब से वो परोसा जाता है, जिसमें है वो 300 ग्राम चपाती होती है, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम दाल और जो 100 ग्राम है वो चावल दाल और खिचड़ी है और अचार ये में दिए जाते हैं। और इसका वो क्रियान्वयन है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, जो श्री अन्नपूर्णा योजना इसका जो क्रियान्वयन है वो राजीविका और है वो राजीविका प्लस महिला और सेल्फ हेल्प ग्रुप सभी साझा समूह के माध्यम से इनका वो क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्रियान्वयन कौन करता है तो है वो राजीविका। हमने पढ़ लिया राजीविका के बारे में, राजीविका और महिलाओं के माध्यम से, महिला प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप सभी सहायता समूह के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। और प्रदेश में कुल 982 है वो रसोइयां 982 रसोइयों के माध्यम से वो प्रतिदिन
प्रतिदिन 100 थाली खाना, सुबह और शाम को 100 थाली खाना है वो प्रति रसोई के हिसाब से वो बनता है। और जिसमें वो 600 बात करें 600 ग्राम में वो भोजन मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें वो 300 ग्राम तो क्या होती है चपाती, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम है वो दाल और चावल मिक्स में होते हैं। और फिर अचार भी दिया जाता है साथ में। तो ये होगी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका वो क्रियान्वयन आजीविका के माध्यम से किया जा रहा है। और वर्तमान में 982 रसोइयां वो प्रतिदिन 100 थाली सुबह शाम में वो भोजन है वो बनाती है। और जो है वो जो गरीब और या फिर जो ग्रामीण स्तर पर है वो भोजन है वो परोसा जाता है। और इसकी जो पर पर्सन की जो लागत की बात करें तो कितने रुपए की थाली है पर थाली, तो एक थाली 8 रुपए का है वो, आम आदमी को 8 रुपए देना पड़ता है, 8 रुपए आम आदमी को। और है वो जो 22 रुपए है वो सरकार सब्सिडी दे देती है। टोटल 30 रुपए की थाली होती है, जिसमें व्यक्ति को केवल 8 रुपए पे करने होते हैं और 22 रुपए की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। तो इस प्रकार ये योजना थी श्री अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण। अब अपन बात करें जो अगली योजना है अपने, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो अगली योजना है वो है ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना में क्या प्रोविजन उसको अपन है वो देखते हैं। ये एक है भारत सरकार की योजना है, ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना कब शुरू हुई? इस योजना की जो शुरुआत हुई वो 2015 में हुई थी। ये एक भारत सरकार की योजना है और इसके माध्यम से वो जो ग्राम पंचायत स्तर पर है वो जो ग्राम पंचायत के संस्थागत ढांचा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित विकास करने के लिए वो जो ग्राम सभा होती है वो है वो अपनी जो विकास के लिए जो भी है वो उसका वो एक स्ट्रक्चर बना लेती है और फिर उसको ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन किया जाता है और फिर वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर है उसको है वो इस योजना के माध्यम से वो अपलोड कर दिया जाता है। तो अपन बात करें ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई 2015 में। शुरुआत कब हुई? 2015 में। और ये वो अपन बात करें तो भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की ग्राम पंचायत स्तर पर है वो विकास के लिए वो ये योजना की है वो शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी? 2015 में। और इस कौन सा पोर्टल इससे संबंधित? ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ग्राम स्वराज पोर्टल। इस पर है वो ग्राम पंचायत जो विकास के लिए एक है वो प्रारूप बनाकर है वो ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद है वो इस जो पोर्टल पर है वो अपलोड कर दिया जाता है। और फिर वो जो मतलब इस योजना का जो उद्देश्य है वो ग्राम पंचायत का विकास करना है, जो इसका है वो इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत इसकी मतलब बात करें इसकी जो टैग लाइन है, जैसे कि इंदिरा रसोई योजना की टैग लाइन क्या है? तो वो इंदिरा रसोई योजना की टैग लाइन है अभी तो नाम चेंज हो गया है, लेकिन इसकी टैग लाइन थी वो कोई भी भूखा न रहे, वही इसकी टैग लाइन थी। इसी प्रकार है वो इसकी है वो टैग लाइन सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास है वो इसके टैगलाइन। और पोर्टल कौन सा है? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर है वो जो ग्राम विकास से संबंधित जो प्रारूप होता है उसको है वो अपलोड कर दिया जाता है। तो ये थी ग्राम पंचायत विकास योजना, जो है वो पूर्ण रूप से भारत सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? तो जिसकी शुरुआत है वो 2015 में हुई थी। और इससे जो संबंधित पोर्टल है वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है। अब अपन बात करते हैं जो दूसरी योजना है पंचायती राज से संबंधित है, वो है वो कौन सी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? बात करें कौन सी योजना? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। तो इस योजना की शुरुआत है वो 2018-19 में हो गई थी, जो जिसका वो टाइम पीरियड 2022 तक था। लेकिन 2022 31 मार्च 2022 से वो इस योजना को इसका नाम थोड़ा सा बदलाव कर है वो इसका जो टाइम पीरियड है वो अभी है वो 31 मार्च 2026 तक है। तो इस योजना का पहला नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण जो कि स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना। और है वो इसका वो नाम बदल कर है वो
पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना कर दिया 2022 में, और अभी इसकी जो लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन है, वो 2026 तक है। इसमें बात करें केंद्र और राज्य सरकार की जो वित्त पैटर्न है वो क्या है, तो 60:40, 60 केंद्र सरकार देगी वित्त और अनुपात, और है वो 40 है वो राज्य सरकार देगी। तो ये वो 2018-19 के वो मैं शुरुआत कब हुई थी, बात करें शुरुआत 2018-19, जो 31 मार्च 2022 से वो ये पुनः प्रारंभ हुई, और इसका वो नाम बदल कर वो कौन से नाम के साथ है वो शुरू हुई, तो वो 31 मार्च 2022 को ये वो एक पुनः रूप से वो पुनः अपन कह सके पुनः शुरू हुई, और उसका नाम फिर होगा पुनरुत्थान ग्राम स्वरोजगार ग्राम स्वराज योजना। और अब इसकी जो है टाइम पीरियड है वो 31 मार्च 2026 तक है वो योजना लागू रहेगी। कौन सी, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना। और इसके अपन बात करें जो केंद्र राज्य है उसका जो वित्त पैटर्न कितना है, केंद्र राज्य वित्त पैटर्न की बात करें तो वो 60:40, 60 केंद्र सरकार के और 40 है वो अपने राज्य सरकार की। ये वो केंद्र राज्य वित्त पैटर्न है। और इसका वो जो सेकंड फेज है वो है वो पुनरुत्थान ग्राम स्वरोजगार, यानी कि इसका नाम परिवर्तन करे वो केवल पुनरुत्थान आगे जोड़ा गया, पुनरुत्थान ग्राम स्वरोजगार योजना वो कर दिया गया। तो ये थी योजना जो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना। अब अपन बात करते हैं कि एक और योजना जो विलेज मास्टर प्लान नाम से, तो इसका ध्यान रखें कि जो ये है वो इसका जो सेकंड फेज है वो पुनरुत्थान नाम से वो शुरुआत की। इसका जो नया नाम है वो पुनरुत्थान ग्राम स्वरोजगार योजना है। और इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो है वो केंद्र राज्य अनुपात, और वो कितना है 60:40। तो इसका जरूर ध्यान रखें 60:40। अब है वो एक विलेज मास्टर प्लान की बात कर लेते हैं। विलेज मास्टर प्लान ये वो अगले 2050 तक 30 वर्षों का वो एक मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसमें वो 3 विभागों को है वो वर्तमान में वो शामिल किया गया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एक सूचना संसार विभाग, और एक है वो अपन बात करें भूमि प्रबंधन विभाग, जिसमें वो पटवार की है वो सहायता ली जाती है। तो ये वो 30 वर्षों का मास्टर प्लान है। बात करें 30 वर्षों का 2050 तक है वो एक मास्टर प्लान है वो ये बनाया गया है। और कितने विभाग है वर्तमान में, इसमें कितने विभागों को है वो अपन बात करें कह सकते हैं कि शामिल किया गया, तो वो है वो एक तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, और जो तीसरा विभाग है वो कौन सा है, तो वो है वो भूमि प्रबंधन विभाग, भू प्रबंधन विभाग। तो ये विलेज मास्टर प्लान है, यानी कि अगले 30 वर्षों का एक तरह से मास्टर प्लान है, जिसमें वो ये 3 विभागों को शामिल किया गया। विलेज यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और भू प्रबंधन विभाग, इन 3 विभागों को इसके तहत है वो शामिल किया गया है। अब अपन एक बात कर रहे थे जो अगली योजना है, इसकी जो अगली योजना है वो है वो ग्राम पंचायत भवन निर्माण योजना। इसके बारे में केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें वो 5 बीघा भूमि है वो अलॉट कर दी जाती है, ताकि है वो सभी जो जितने भी कार्यालय थे उसको है वो एक स्थान पर लाया जा सके। इसके लिए 5 बीघा भूमि अलॉट की जाती है। कौन सी योजना के तहत वो जो ग्राम पंचायत भवन निर्माण योजना, उसके तहत वो कितने बीघा, तो 5 बीघा जमीन है वो ये अलग है, 5 बीघा जमीन है वो अलॉट की जाती है, ताकि वो सभी का वो एकीकरण किया जा सके, सभी जो कार्यालय थे उसको वो एकीकृत रूप से वो किया जा सके। और इसी प्रकार है कि वो पंचायत मिनी सचिवालय भी है। पंचायत मिनी सचिवालय जैसे कि बात करें जैसे कि अपन है वो पंचायत स्तर पर, लेकिन पंचायत स्तर पर सभी कार्यालय को है वो इसका जो उद्देश्य है, बात करें पंचायत मिनी कार्यालय, सॉरी पंचायत मिनी सचिवालय, पंचायत मिनी सचिवालय, इसका जो उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य जैसे कि पटवार राजस्व मंडल है,
किसान सेवा केंद्र है, राजीव गांधी सेवा केंद्र है, ये विभिन्न जो कार्यालय होते हैं इसको एक ही छत के नीचे लाया जा सके, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनको है वो अपने जो कार्य होते हैं बीमा संबंधित, कृषि संबंधित जो भी कार्य होते हैं ई मित्र में, तो वो एक स्थान पर आसानी से है वो मतलब इसको कार्य को पूर्ण करने में वो उसको है वो सहूलियत रहे, उसी के पर्पज जो है वो इस योजना वो पंचायत मिनी सचिवालय की शुरुआत की गया है। और इसमें है वो एक ही छत के नीचे, एक ही छत के जैसे क्या क्या हो, किसान सेवा केंद्र हो, क्या क्या किसान सेवा केंद्र, किसान सेवा केंद्र, यहाँ पे और अपन के राजीव गांधी सेवा केंद्र है, ई मित्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र और पटवार भवन, ये सब एक स्थान पर होगा तो कितना अच्छा रहेगा। उसी पर्पज से वो इस योजना का है वो जो उद्देश्य है वो यही है कि वो एक ही छत के नीचे है वो ये सभी जो सेवा केंद्र है और सभी जो सेवा केंद्र या पटवार भवन, राजस्व, सभी जो योजना है या भी जो कार्य होती है वो एक ही स्थान पर है वो फुलफिल किया जा सके, उसी के हिसाब से वो शुरू किए गए। और एक पंचायत राज संबंधित जो विभाग है पंचायती राज, ये वो सभी को एक ही छत के नीचे लाने के लिए कौन सी योजना है, पंचायत मिनी सचिवालय योजना। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सी योजना, पंचायत मिनी सचिवालय योजना। अब अपन एक इम्पोर्टेंट जो योजना है उसकी बात करते हैं, स्वामित्व योजना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वामित्व यानी किसी न किसी को मालिक बनाना, जिसका किसी न किसी को क्या, जिसका भी वो अधिकार है उसको मालिकाना हक देना, ये इस योजना का उद्देश्य। नाम क्या, स्वामित्व ने स्वामित्वता प्रदान करना। तो ये इम्पोर्टेंट योजना है, इसका तो मेंस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। कौन सी योजना, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना। इसके माध्यम से है वो जो ग्राम इस पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर वो ड्रोन से सर्वे करवाया जाता है, ड्रोन से सर्वे किया जाता है। फिर इसके माध्यम से वो डिजिटल मैप तैयार किया जाता है, डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाता है। फिर वो संबंधित विभाग को सौंप दिया, यानी कि संबंधित जो ग्राम पंचायत होती है उसको है वो सौंप दिया जाता है। फिर है वो उसके माध्यम से जो पंचायती राज अधिनियम है अपने 1996 के हिसाब से वो ये वो पट्टा जारी करते हैं, और जो भूमि मालिक है रियल में उनको है वो मालिकाना हक है वो दिया जाता है। तो ये कौन सी योजना, स्वामित्व योजना। अपन इसके बारे में बात करेंगे, किस किस है वो राजस्थान के वो 8 जिलों में ये इसके वो ड्रोन सर्वे किया जा चुका है। जैसे कि बात करें झुंझुनू है, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, सिरोही और अजमेर, ये जो 8 जिले हैं यहाँ पर है वो जो ड्रोन सर्वे का कार्य है वो पूरा किया जा चुका है। तो इसके संबंधित कौन कौन से विभाग हैं उसको अपन देख लेते हैं। पहले तो ये योजना शुरुआत कब हुई योजना की, तो 24 अप्रैल 2020 को। 2020 में कोरोना था और कोरोना में सभी लोगों ने वो अपनी जमीनों को है वो आपस में सुलझान किया था, किसी के पास ज्यादा थी तो किसी के पास कम थी, और इसी प्रकार वो सब जमीन को माप कर वो सभी ने हिसाब कर लिया, क्योंकि फ्री बैठे थे सब। तो गवर्नमेंट ने भी ये योजना शुरुआत कब की, 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बात की, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को है वो अपने ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है, या फिर पंचायती राज दिवस, ग्राम पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके जो संबंधित विभाग कौन सा है, तो एक तो जो विभाग कौन कौन से विभाग इसमें कार्यरत है, तो एक है वो पंचायती राज विभाग, दूसरा कौन सा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय जो सर्वे का काम तो वही करेगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और एक है वो राजस्व विभाग, कह सकते हैं राजस्व विभाग। ये इन तीन विभागों के माध्यम से, यानी कि सर्वेक्षण के माध्यम से वो ड्रोन से सर्वे किया जाता है। किसके माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से वो सर्वे किया जाता है, और इसके माध्यम से वो कौन सा डिजिटल मैप तैयार किया जाता है, डिजिटल मानचित्र तैयार कर रहा है वो संबंधित है वो ग्राम पंचायत को वो सौंप दिया जाता है। फिर उसके माध्यम से जो अपने पंचायती राज अधिनियम है 1996 के जो अधिनियम उस हिसाब से वो ये पट्टे जारी करते हैं और मालिकाना हक दिया जाता है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, मालिकाना हक देना। जो भूमि मालिक होते हैं उनको मालिकाना
हक देना। और अब बात करें राजस्थान में कौन कौन से जिलों में इसका सर्वे किया जा चुका है, तो राजस्थान में जो 8 जिले, इसमें 8 जिले है, उसमें वो जो ड्रोन सर्वे है वो पूरा कार्य किया जा चुका है। कौन कौन से, तो उसकी बात करें तो अजमेर और फिर झुंझुनू, अजमेर झुंझुनू, फिर बात करें अपन सिरोही, फिर अजमेर झुंझुनू सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और कोटा। कितने 8 हो गए, अजमेर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा। और कौन सा रहा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, अजमेर, झुंझुनू और कोटा। ये तो कितने 7 हुए। एक और कौन सा रहा, एक और अजमेर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा। अजमेर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा। एक और जिला है, वर्तमान में कितने, तो 8 जिले, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो इन 8 जिलों में वो सर्वे का जो कार्य है वो पूरा किया जा चुका है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और अजमेर, झुंझुनू और कोटा। सॉरी, ये 7 जिले, 8 नहीं 7 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट से हो गया था। 7 जिले है, अजमेर, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा। इनमें वो ये ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है। तो इसमें तो केवल ये पूछा जा सकता है कि योजना क्या है, वो कितने जिलों में क्रियान्वित यहाँ पूरा हो चुका है, और इसका जो उद्देश्य क्या हो, ये पूछा जा सकता है। बाकी तो इसका जो एक बार में इसमें वो मेंस में ये स्वामित्व से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है, स्वामित्व योजना के बारे में बताइए थी, तो मेंस में पूछा जा चुका है। लेकिन फिर भी इसके बारे में जो जिलों के वो बात करें तो उसका वो ध्यान रखना, इसके जो उद्देश्य है उसका वो ध्यान रखना। अब वो एक जो इंस्टीट्यूट है, आप बात करें रूडा नाम से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो जो गैर कृषि क्षेत्र के उनको एनकरेज करने का है वो काम करता है। कौन सा है वो बात करें तो RUDA, रूडा। यह वो एक संस्था है, इसके माध्यम से जो रूरल गैर कृषि उत्पाद उनको बढ़ावा दिया जाता है। और इसकी बात करें स्थापना कब हुई, तो नवंबर 1995 में इसका वो रूडा नाम से स्थापित हुई संस्था। और ये है वो गैर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देता है, जैसे कि इसकी जो प्राथमिकता में जो उत्पाद वो देखें तो चमड़ा है, ऊन है, ये वो इस प्रकार के जो उत्पाद है उनको बढ़ावा देता है। और किसी भौगोलिक विशेषता के आधार पर जो प्रोडक्शन होता है, जो GI टैग होते हैं, तो उसको है वो GI टैग दिलाने का काम करता है। जैसे कि अभी जो लास्ट में दिया गया वो GI टैग बाड़मेर कसिंदाकारी और बीकानेर की उस्ता कला है, उनको भी GI टैग मिला हुआ है। और जो जोधपुर का बंदेज है या बीकानेरी भुजिया है, तो उनको तो सबसे पहले GI टैग मिला था। तो GI टैग दिलवाने का काम है वो ये रूडा के माध्यम से किया जाता है। और इसका उद्देश्य है गैर कृषि क्षेत्र विकास, गैर कृषि क्षेत्र में वो विकास करना इस रूडा के माध्यम से। गैर कृषि के अलावा जितने भी जो ग्रामीण स्तर पर जो भी है वो आजीविका के साधन होते हैं, उनको है वो एनकरेज किया जाता है रूडा के माध्यम से। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो रूडा की स्थापना हुई थी नवंबर 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह वो GI टैग दिलाने का कार्य करता है, GI टैग दिलवाने का कार्य करता है। और साथ ये वो प्रदर्शनी का क्रियान्वयन करता है। और इसके वो कौन कौन से इसमें बात करें कौन कौन से क्षेत्र शामिल, जैसे कि चमड़ा है, इसके जो उत्पाद है वो चमड़ा है, ऊन है, जो ये गैर कृषि उत्पाद है उसको वो इसमें वो शामिल किया जाता है। चमड़ा, ऊन और लघु खनिज है, ये वो जैसे चमड़ा, ऊन विकास जो और लघु खनिज, ये इसके जो कार्य क्षेत्र में वो प्राथमिकता रखते हैं। चमड़ा, ऊन और लघु खनिज, इसका वो गैर कृषि के क्षेत्र को विकास बढ़ा देना है। कृषि के अलावा जो भी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन होते हैं उनको एनकरेज करना, उनके लिए प्रदर्शनी क्रियान्वयन करना और GI टैग दिलवाना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नवंबर 1995 में रूडा की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना कब हुई थी स्थापना, नवंबर 1995। अब अपन बात करते हैं तो जल संसाधन के बारे में।
जल ग्रहण विकास के बारे में, उसकी जो संबंधित योजना है जो भी महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। एक तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटर कंपोनेंट 2.0 उसके बारे में देखेंगे, और एक होती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत है वो 2018-19 में, सॉरी 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई थी। और गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से है वो जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? गर्दनखेड़ी गांव कहाँ पर है? झालावाड़ से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? झालावाड़ से शुरुआत हुई थी। कौन सी योजना की? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की। गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ कब? 2016 में इसकी वो शुरुआत हुई थी। और इसके जो उद्देश्य है वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में या फिर यूं के जल संग्रहण एवं संरक्षण को बढ़ावा देना। जल संग्रहण एवं संरक्षण को बढ़ावा देना, ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है इसका जो उद्देश्य है। बात करें इसका जो फर्स्ट फेज है वो 2015 से 18 तक था। कौन सा फर्स्ट फेज है? वो 15 से 18 तक था। और इसका जो सेकंड फेज है वो 2024-25 तक है, 4 वर्ष। 2024-25 तक है वो, 4 वर्षों के लिए है वो। इसका जो फर्स्ट फेज था वो 2015 से 18 तक था। और जो इसका सेकंड चरण है वो 2024-25 तक है। और इसका वो जो अगले 4 वर्ष है यानी कि, तो उसके में जल संग्रहण एवं संरक्षण को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। जल संग्रहण एवं संरक्षण को बढ़ावा देना। कितनी पंचायत समितियां और कितने गांव शामिल है बात करें इस योजना के तहत, तो 365 पंचायत समितियां के है वो 5135 गांव इस योजना में पहले वो इसमें वो शामिल किया गया है। पर बात करें कुल तो है वो 20,000 गांवों को है वो इसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में है वो 365 पंचायत समितियों के कितने गांव है वो 5135 गांव को है वो शामिल किया गया है। कितने गांव? 5135 गांव, 365 पंचायत समिति। लेकिन इसकी जो उद्देश्य कितना, तो 20,000 गांव में है वो जल संग्रहण एवं संग्रहण को बढ़ावा देना। इस योजना का जो सेकंड सेकंड जो है वो फेज जो अगले 4 वर्ष यानी कि 2024-25 तक जल संग्रहण एवं संरक्षण को बढ़ावा देना इस योजना का मेन उद्देश्य है। और एक जो दूसरी योजना है उसको अपन देख लेते हैं। दूसरी योजना, सॉरी यहाँ पर जो 365 नहीं 349 है। 365 तो है वो कुल पंचायत समिति अपने राजस्थान में। कुल पंचायत समितियां कितनी है? तो 365 है। लेकिन यहाँ पर है वो 349 है। 349 पंचायत समितियों के 20,000 गाँव। लेकिन वर्तमान में है वो जो शुरुआत में वो 5,135 गाँव को है वो इसमें सिलेक्ट किया गया। इसमें जल संरक्षण एवं संग्रहण किया जाएगा। और बात करें अपन जो ये टोटल पंचायत समितियां कितनी, तो 365। टोटल गांव कितने हैं, तो 11,208 है वो ग्राम पंचायत है। और है वो 365 है वो पंचायत समितियां हैं, ये वो ग्राम पंचायत। और टोटल है वो जिला परिषद कितनी है, तो है वो 33 टोटल जिला परिषद है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसमें वो 33 जिला परिषद, 365 है वो पंचायत समितियां कुल, और 11,208 वर्तमान में वो ग्राम पंचायतें अस्तित्व में है। अब अपन एक जो योजना है उसकी बात करते हैं, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। कौन सी योजना? इसका ध्यान रखें। कौन से गांव है, कितने गांव है, तो 5135 गांव है। इसमें वो पहले वो इतने गांव का है वो लक्ष्य रखा गया है। अब अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका जो 2.0 वाटर कंपोनेंट 2.0 उसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो मंत्रालय है या फिर बात करें नोडल विभाग कौन सा है, तो वो है वो भूमि संसाधन विभाग है। कौन सा? भूमि संसाधन मंत्रालय। भूमि संसाधन मंत्रालय इसका है वो नोडल विभाग है। नोडल विभाग कौन सा है? भूमि या फिर मंत्रालय बात करें तो वो है वो
भूमि संसाधन मंत्रालय और पीएम कृषि सिंचाई योजना का जो 2.0 है वो कब शुरू हुई थी? तो ये वो शुरू हुई थी 2022 में। 2022 में ये शुरू नहीं हुई थी। ये जो योजना है पीएम कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड, तो इसका जो सेकंड चरण है वो है वो 2000, इसका जो वर्तमान में जो इसका 2.0 यानी कि सेकंड चरण है इसका, वो 2022 से 2026 तक है वो रहेगा। इसका सेकंड चरण 2022 से 2026 तक रहेगा। और अपन बात करें इसका जो वित्त पैटर्न है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य वो कितना है? तो 75:25। यह वो केंद्र राज्य सरकार देगी और ये वो केंद्र सरकार। सेंटर और स्टेट के में जो वित्त पोषण का अनुपात है उसको अपन बात करें, वित्त पोषण का अनुपात कितना है? वो है वो 75:35। कौन सी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी जो ध्यान रखें, इसका जो विभाग है वो भूमि संसाधन, जैसे कि कृषि सिंचाई के नाम से आप जल संसाधन टिक न करके अगर सवाल आ जाए तो ध्यान रखना जल है वो, जैसा कि यहाँ पर सिंचाई तो जल आपके दिमाग में जल आ सकता है, लेकिन इसका जो है वो नोडल विभाग है वो कौन सा है? भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार। भूमि संसाधन विभाग है वो भारत सरकार। भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के वो इसका नोडल विभाग है भारत सरकार। क्योंकि नाम में वो योजना के नाम में सिंचाई आ रहा है तो अपने दिमाग में जरूर आएगा कि भाई ये वो जल संसाधन विभाग से संबंधित होगा, लेकिन ये वो भूमि संसाधन विभाग से संबंधित है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। भूमि संसाधन विभाग है और इसमें जो है वो केंद्र राज्य वित्त अनुपात कितना है? तो 75:45 वो केंद्र राज्य वित्त अनुपात है। कितना है वो? केंद्र राज्य वित्त अनुपात कितना है? 75:25। अब बात करें अपन है वो जो ग्रामीण सड़कें हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण है वो कितना है उसकी भी बात कर लेते हैं। ग्रामीण सड़कों की लंबाई टोटल कितनी है और है वो कितने गांव है जिसको वो ग्रामीण कितने गांव है जिनको है वो पूर्ण रूप से यानी कि बात करें ऊर्जा सप्लाई या विद्युतीकरण है वो किया जा चुका है। तो ग्रामीण सड़कों की बात करें, पहले अपन बात कर लो तो ग्रामीण सड़कों की टोटल लंबाई कितनी है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुल ग्रामीण सड़कों की लंबाई, ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 1,91,545.59 किलोमीटर। यह वो टोटल है वो जो ग्रामीण सड़कों की लंबाई है अपने आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितनी? 1,91,545.59 किलोमीटर है वो टोटल है वो ग्रामीण सड़कें हैं। 547 है, 545 547 पॉइंट है वो 59 किलोमीटर है वो टोटल है ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। और बात करें विद्युतीकरण की तो कितने गांव को है वो विद्युतीकृत किया जा चुका है विद्युतीकरण। तो विद्युतीकरण की बात करें तो वो कितने गांव है? 43,195 गांव, शायद 43,195 गांव है जिसको है वो पूर्ण रूप से 43,965 है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। 43,965 गांव जिनको है वो विद्युतीकरण है वो जिसका विद्युतीकरण है वो किया जा चुका। तो ये ध्यान रखें कितने वो क्वेश्चन आ सकता है ग्रामीण सड़कों की लंबाई आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कितनी है? तो ध्यान रखना 1,91,547 पॉइंटों में, तो वो याद रहे मेरे तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना जो फिगर डाटा 1,91,547 किलोमीटर। और विद्युतीकरण की आ जाए तो वो है वो 47,965 गांव है वो जिसको विद्युतीकृत है वो किया जा चुका है। अब एक जो भारत सरकार है वो इसकी योजना है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसकी भी बात कर लेते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका जो क्या उद्देश्य है, क्या विशेषता है, इनको बात करना है। संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्या उद्देश्य है? इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की, इसकी जो शुरुआत हुई तो वो 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक है वो इसकी ये वो अभियान चला। इसकी वो ये जो क्या बात करें अपन है वो टाइम पीरियड है 16 दिसंबर 2023 से लगाकर 26 जनवरी 2024 तक। इस योजना के माध्यम से है वो जो इस योजना का उद्देश्य की बात करें अपन तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो जो सरकार की योजना होती है, सरकारी योजना है, उनको है वो लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना ताकि सरकार की जो योजना होती है उनका लोग है वो उसका लाभ ले सके। उनका है वो उनके मध्य जागरूकता फैलाना, सरकारों की योजना के बारे में बताना, लोगों तक पहुंचना, लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना, और इसके साथ है वो लोगों के साथ है वो अनुभव साझा करना, लोगों से सीखना, लोगों के अनुभव प्राप्त करना, और नए यदि योजना में जो भी पात्र लाभार्थी होते हैं तो उसी के माध्यम इसी संकल्प यात्रा के माध्यम से वो
पात्र लाभार्थियों का भी नामांकन बढ़ाना, उनके माध्यम उनको सीखना और उन तक है वो जागरूकता पहुंचाना, उन तक है वो पहुंच को सुनिश्चित करना विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी कि पहुंच को सुनिश्चित करना, इसका जो मेन पर्पज है वो तो है वो जागरूकता बढ़ाना, सरकारी योजनाओं की जागरूकता, सरकारी जो योजना होती है योजनाओं की है वो जागरूकता वो को बढ़ाना है। इस योजना का जो यह संकल्प यात्रा इसका उद्देश्य है 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक है ये यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसके जो उद्देश्य है वो योजनाओं की जागरूकता बढ़ाना, यानी कि पहुंच लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना, योजनाओं की लोगों के मध्य है वो योजनाओं के बारे में बताना, लोगों का परिचय कराना, साथ ही वो लोगों के अनुभव को है वो साझा करना, अनुभव प्राप्त करना, लोगों से सीखना, ये भी इस यात्रा का उद्देश्य, लोगों से सीखना। और नामांकन बढ़ाना, यानी कि जो भी पात्र है तो उनको है वो नामांकन किया जाना, उसके माध्यम से वो नामांकन किया जाता। और इसी के अंतर्गत अपने राजस्थान में वो 16 फरवरी 2024 में अपने राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ही है वो विभिन्न विभागों के माध्यम से है वो, जैसे कि बात करें अपन जो बीमा से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो इस बीमा योजना से संबंधित जो भी है वो, तो इसके लिए बैंकर समिति का भी है वो मतलब एक कह सकते हैं इस दिन है वो मीटिंग की। फिर हम बात करें जो उज्ज्वला योजना है भारत सरकार की, तो उज्ज्वला योजना लोगों तक पहुंच रही, उसके साथ है वो कौन सा वो जो गैस कंपनी जो होती है, तो गैस कंपनी उसके साथ मिलकर है वो अपने राजस्थान में वो बैठक की कब फरवरी 2024 में है वो विभिन्न जो लोगों को है वो योजना के तहत है वो लाभान्वित करते हैं, उनके साथ है वो फरवरी 2024 में वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत राजस्थान में इसका वो आयोजन किया गया। डेट कौन फरवरी यानी कि 16 फरवरी 2024 को। जैसे कि बीमा कंपनी है तो बैंकर्स के माध्यम से बीमा कंपनी और बीमा संबंधित योजना है उसका वो क्रियान्वयन के संबंधित जो भी नियम होते हैं यहाँ पे किस प्रकार बेहतर ढंग से वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसका वो ये पर्पज है। और जो उज्ज्वला योजना है तो इसके लिए जो विभिन्न गैस कंपनियां हैं सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत वो सिलेंडर दिए जाते, तो विभिन्न गैस कंपनियां उनको है वो मिलकर बैठक की और आगे के जो भी नीति निर्णय होते करते हैं। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसके बारे में अपन ने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अपने मित्रों के साथ जरूर पहुंचाएं। आर्थिक समीक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो योजनाओं से ज़्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि योजना से ज़्यादा सवाल आते हैं। योजना से सामान्य तो यहाँ तो ये पूछ लिया जाता है कथन में कि योजना के उद्देश्य क्या है, या फिर ये पूछ लिया जाता है इस योजना की शुरुआत कब हुई, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको अपन देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। तो एक तो बन सकते हैं योजना का उद्देश्य क्या है, दूसरा संबंधित विभाग कौन सा है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका नोडल विभाग कौन सा है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसके उद्देश्य क्या है, केंद्र राज्य का जो वित्त पोषण का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है। तो इस प्रकार के इस योजना से संबंधित क्वेश्चन बोलते हैं और उसको अपन ने आज की क्लास में वो फुलफिल करने की पूरी कोशिश की। तो अपने मित्रों के साथ भाई बहन के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वो क्लास जरूर पहुंचाए। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।